हेलो गाइस। और आज हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और किसे कहते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू टी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज कॉल्ड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग मतलब क्या कह रही है डेफिनेशन, कह रही कि जो इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं टी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, मतलब डब्ल्यू तो आपको पता है कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड लेते हैं तो फंक्शन ऑफ जेड है, इसलिए हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं इसको। और टी जेड मतलब टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो जेड के टर्म्स में, इसलिए टी जेड से डिनोट किया गया है इसको। तो इस तरह के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इनको हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, जहाँ पे आपके ए बी सी डी ये आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। और जो ए डी माइनस बी सी होगा, ए डी माइनस बी सी ये आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वो ये क्यों होना चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि ए डी माइनस बी सी आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब क्या है कि जो ये ए डी माइनस बी सी होता है, ये क्या है, ए बी सी डी आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जब इन पे हम लोग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या है, ये हम लोग कॉन्स्टेंट ही प्रोवाइड कराएंगे। तो द कॉन्स्टेंट ए डी माइनस बी सी ये कांस्टेंट होता है, और इसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टी का। कैसे, अगर हम लोग इसको यहाँ पे लिखें डिटरमिनेंट में, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो क्या होगा, ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ से ए डी माइनस बी सी तो आएगा ना, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी बोलते हैं। अब अगर ये ए डी माइनस बी सी आपका 1 के इक्वल है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, फंक्शन नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनके 2-3 सिनोनिम्स होते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला जो नेम है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये इनके साइंटिस्ट के नेम पर, मैथमेटिशियन जो थे उनके नेम पर पड़ा हुआ है। और जो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं कि ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं, इसलिए इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो पता चलेगा। हम लोग को दिया हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी होल अपॉन सी जेड प्लस डी। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू जेड प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी। तो ये आ जाएगा आपका सी डब्ल्यू जेड प्लस डी डब्ल्यू माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारी बन के आई है, ये आपकी डब्ल्यू और जेड दोनों में ही लीनियर है, इसलिए बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। तो आई होप आपको ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा उस समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी इसको देख लेते हैं। जैसे ये अभी आपको डब्ल्यू जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो जेड के टर्म्स में दिया हुआ था, अब हम लोग इसको जेड के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ तक लेके आए थे, यहीं से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ से और यहाँ से आपका जेड कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी डब्ल्यू माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस डी डब्ल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, बी माइनस या फिर माइनस का डी डब्ल्यू प्लस का बी होल अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए। मैंने यहाँ पे डी डब्ल्यू पहले इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे जेड सब कुछ पहले था, इस वजह से डब्ल्यू को भी मैंने पहले रखना चाहा। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का एक फंक्शन सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, जेड के टर्म्स में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी डिटरमिनेंट निकाल के देख लेंगे। जैसे अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी बी सी माइनस ए। तो ये क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी। तो ये दोनों देखिए आपके जो डिटरमिनेंट थे वो सेम ही आ रहे हैं। तो यानी कि अगर हम लोग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, उन दोनों का डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है। तो जो हम लोगों ने ये फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। जैसे ये जेड है, जैसे ये जेड के टर्म्स में था तो इसको टी जेड हम लोगों ने लिखा हुआ था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था इसलिए ये टी से डिनोट कर रहा था। अब ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको टी इनवर्स से डिनोट करेंगे, और ये डब्ल्यू के टर्म्स में है इसलिए डब्ल्यू लिखेंगे इसको। तो टी इनवर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का डी डब्ल्यू प्लस बी होल अपॉन सी डब्ल्यू माइनस का ए।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ टेक्निकल बातें हैं उनको भी समझ लेंगे। आपने अगर मेरा जो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो वीडियो लेक्चर था उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उससे पहले देख लें, फिर आप यहाँ पे आएँ। ऐसा उससे मतलब ये नहीं, आपको अगर आप वो नहीं देखेंगे तो भी आपको ये समझ में आएगा, लेकिन क्या होगा कि आपको अगर वो देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बनती हुई चली जाएगी कि अच्छा ये जो मैं मतलब जो आपको मैं फील कराना चाहता हूँ आप वो आसानी से फील कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप अगर उसको पहले देख लें तब फिर आप अच्छे से आप इसको भी समझ सकेंगे। वैसे नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा वैसे। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स की। तो द पॉइंट्स एट विच द कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स गुड। तो जो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करती है, मतलब कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी आपकी फेल हो रही होती है, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो अभी मैंने पिछले लेक्चर पे आपको थ्योरम नंबर 2 करवाई थी जो कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी थी। तो उसमें क्या था, दो चीज़ें, आपको कोई भी फंक्शन अगर दो चीज़ें फॉलो करता है, अगर वो पहला तो एफ अगर फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिक है, और दूसरी चीज़ अगर आपका एफ डैश जेड निकालें और वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो वो क्या होता था, ये दो शर्तें अगर फॉलो करता था कोई फंक्शन एफ जेड तो वो आपका कन्फॉर्मल होता था। तो मतलब हम लोग अगर कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी नॉट होल्ड करवानी है ना, तो क्या होना चाहिए, एफ जेड एनालिटिक नहीं होना चाहिए और एफ डैश जेड 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो दो कंडीशन हम लोग लगा के देखेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पॉइंट आते हैं। तो अगर हम लोगों ने लेट किया हुआ है, जैसे हम लोगों ने लेट किया था डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड ये आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए और सी जेड प्लस डी माइनस ए जेड प्लस बी इंटू सी होल अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ गया ए सी जेड प्लस ए डी माइनस ए सी जेड माइनस बी सी। तो ए सी जेड से आपका ए सी जेड कैंसिल हो गया और नीचे आपका क्या चल रहा था, सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया डी डब्ल्यू बाई डी जेड ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। तो बारी बारी से हम लोग पहले तो आपको एफ जेड जो है उसको एनालिटिक नहीं रखेंगे। अगर एफ जेड एनालिटिक नहीं होता है, एनालिटिक का मतलब क्या होता है आपका, सिंपली डिफरेंशिएबल। अगर एफ जेड एनालिटिक नहीं है तो मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कि उसका जो डी डब्ल्यू बाई डी जेड है वो आपका इनफाइनाइट हो गया, मतलब फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करता है ये जो डी डब्ल्यू बाई डी जेड है। तो हम लोग रख के देखते हैं। तो पहली कंडीशन हम लोग क्या बनेगी, इफ़ एफ डैश जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने डी डब्ल्यू बाई डी जेड की जगह पे इनफाइनाइट रखा तो क्या आ जाएगा आपका ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। और हम लोग इनफाइनाइट की जगह पे 1/0 रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बनेगा सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो पहला पॉइंट हमारा मिल गया है कि जो कि क्रिटिकल पॉइंट है। और सेकंड कंडीशन क्या थी हम लोग की, एफ डैश जेड डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कन्फॉर्मल के लिए, और कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड एट पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या करेंगे, एफ डैश जेड को हम लोग 0 के इक्वल कर लेंगे। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी होल अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। गाइज अगर हम लोग यहाँ पे सी जेड प्लस डी को ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग जेड की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, जेड ही खत्म हो जाएगा। तो जेड की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को ऐसे एज इट इज़ रहने दे रहे हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि जेड की किस वैल्यू के लिए ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जेड की जगह अगर हम इनफाइनाइट रख देंगे तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट ये आपका 0 दे देगा। तो जेड की यहाँ से एक वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, है ना। तो अगर तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिले हुए हैं, जेड इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन सी एंड जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और गाइज अभी जब हम लोगों ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक कंडीशन आई थी कि वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट एंड ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देख सकते हैं
कि जो आपका एफ डैश जेड था वो आपका ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी के होल स्क्वायर के इक्वल था। अगर हम लोगों ने यहाँ पे ए डी माइनस बी सी को जीरो ले लिया, क्योंकि हमको वहाँ पे क्या था, कंडीशन डज नॉट इक्वल जीरो था। वो क्यों था? क्योंकि अगर हम लोगों ने जीरो यहाँ पे ले लिया अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, तो जीरो अपॉन समथिंग आपका जीरो आ जाएगा। और पहली चीज़ तो एफ डैश जेड आपका जीरो हो गया, यानी कि जो आपका कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी थी वो इस कंडीशन पे भी आपकी होल्ड नहीं करेगी। तो मतलब यहाँ से हम लोगों को जेड की वैल्यू निकालनी थी, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इसको ए डी माइनस बी सी को जीरो के इक्वल नहीं रखा। बाकी हम लोग अगर हम लोग ए डी माइनस बी सी को भी जीरो के इक्वल कर देते हैं तो भी हमारी कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड नहीं करती है। इस वजह से हम लोग पहले कंडीशन लिख देते हैं कि दिस फंक्शन इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ ए डी माइनस बी सी इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग को नहीं लेके चलनी है। तो आई होप आपको वो जो वहाँ पे बात थी उसको वो भी आपको समझ में आई होगी और क्रिटिकल पॉइंट्स में भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो गाइज अब हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, अब उसके बेस पे दो तीन हम लोग नोट्स टाइप में जो पॉइंट्स होते हैं पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, द ट्रांसफॉर्मेशन टी एसोसिएट्स अ यूनिक पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन टू एनी पॉइंट ऑफ द जेड प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो क्या बात कह रहा है, जो टी जेड आपका था वो क्या था आपका ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और इसी को हम लोग W से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो ये क्या कह रहा है, जो T ट्रांसफॉर्मेशन था वो आपके W प्लेन के किसी भी एक पॉइंट को Z प्लेन के किसी भी पॉइंट की तरफ मैपिंग करता था, एसोसिएट करता था, एक्सेप्ट अ पॉइंट Z इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। क्योंकि ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है आपका और इस पॉइंट पर कन्फॉर्मल जो प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड नहीं करती है। तो पहला पॉइंट था। अब उसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या है आपका, द ट्रांसफॉर्मेशन टी इनवर्स एसोसिएट्स अ यूनिक पॉइंट ऑफ द जेड प्लेन टू एनी पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट डब्ल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन सी। जेड प्लेन के हर एक जो टी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो जेड प्लेन के हर एक पॉइंट को किसी एक यूनिक पॉइंट ऑफ द जेड प्लेन के किसी एक यूनिक पॉइंट को डब्ल्यू प्लेन के किसी एक पॉइंट पे के साथ मैपिंग करता है। तो टी इनवर्स आप ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप भूल सकते हैं कि जेड प्लेन का डब्ल्यू के साथ कर रहा है कि डब्ल्यू के जेड के साथ कर रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या आपका डब्ल्यू प्लेन का कोई एक पॉइंट मिलेगा हमको जब जेड प्लेन की हम कुछ वैल्यू देंगे, मतलब कि डब्ल्यू प्लेन का किसी एक यूनिक पॉइंट के लिए की मैपिंग जेड प्लेन के किसी पॉइंट के साथ कर रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे टी इनवर्स निकालते हैं, टी इनवर्स डब्ल्यू होता है वो, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी अपॉन सी जेड, सॉरी यहाँ पे सी डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू सी ले लें हम लोग, डब्ल्यू सी माइनस ए। तो ये होता है आपका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिक पॉइंट होगा जेड का, मतलब हम लोग डब्ल्यू की कुछ वैल्यू रखेंगे तो हमें जेड की कोई एक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है आपका यूनिक पॉइंट ऑफ जेड प्लेन टू एनी पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन एक्सेप्ट अ पॉइंट डब्ल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन सी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू ए अपॉन सी रख दिया तो क्या होगा, अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन सी रखा, ऊपर भी रखेंगे तो ए अपॉन सी रखा तो ए अपॉन सी, सी से सी कैंसिल रहेगा, ए माइनस ए मतलब नीचे जीरो आ जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो ये आपको इनफाइनाइट दे देगा। यानी कि ये जो पॉइंट है इसकी मैपिंग कहाँ होगी, जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, और इसकी मैपिंग इसी तरीके से डब्ल्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये मैप करेगा ये पॉइंट। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो ये पॉइंट है आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करेगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ना, और वैसे ये भी क्रिटिकल पॉइंट है आपका, और ये आपको जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर मैपिंग करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ गाइस कि जो ये कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन को एक्सटेंड कर दें बाय एडिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट और जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये दोनों पॉइंट को लेकर के अगर हम जो जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन बनाते हैं वहाँ पे ये पॉइंट को वहाँ पे शामिल कर लें, मतलब कि उसको एक्सटेंड कर लें जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पॉइंट को ऐड करके और डब्ल्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट पॉइंट को ऐड करके, तब जो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो 1 to 1 होंगे, क्योंकि इनकी भी मैपिंग आपको कहीं ना कहीं मिलेगी और किसी एक चीज़ के साथ में मिलेगी, है ना। तो जो करस्पॉन्डेंस होगा वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा विद द एक्सटेंडेड जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। अब हम लोग कुछ थ्योरम्स हैं उनके ऊपर बात कर लेंगे। गैस थ्योरम नंबर 1 है
every bilinear transformation can be considered as a combination of the transformations of translation, rotation, stretching, या फिर इसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन भी बोल देते हैं, तो मैग्नीफिकेशन एंड इन्वर्जन। तो ये चारों जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्नीफिकेशन, इन्वर्जन, ये चारों मैंने कन्फॉर्मर में आपको पढ़ाए हुए हैं, आप एक बार उसे देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपको आते हैं तो फिर अभी हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थ्योरम क्या कह रही है कि जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सभी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इन चारों के कॉम्बिनेशन के रूप में। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो हम लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे ताकि हम लोग को सीधे सीधे वो ये ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्ट्रेच, मैग्नीफिकेशन, इन्वर्जन, ये सब कुछ आसानी से दिखने लगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने C से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ए सी जेड प्लस बी सी अपॉन सी स्क्वायर जेड प्लस डी सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से हम लोग सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए सी जेड प्लस बी सी। अब अगर हम लोग सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका, जेड प्लस डी अपॉन सी। ठीक है, और वैसे सी स्क्वायर कॉमन ना ले, हम लोग सी ही लेते हैं अभी, है ना। तो सी जेड प्लस डी ये आपका आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए सी जेड प्लस बी सी प्लस ए डी माइनस ए डी, ये हम लोग कर लेते हैं। और अपॉन में हम लोग का सी जेड प्लस डी ये चल रहा था। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, ताकि हमारा यहाँ से जब हम लोग ए कॉमन लें तो सी जेड माइनस डी बन जाए, है ना। तो यहीं पे मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, जगह की कमी है थोड़ी हम लोग के पास। तो यहाँ से ए सी जेड प्लस ए डी प्लस बी सी माइनस ए डी। तो यहाँ पे सी जेड प्लस डी प्लस सी जेड प्लस डी, ये अलग से चल रहा था। अब जैसे हम लोग ए से ए यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो सी जेड प्लस डी से सी जेड प्लस डी आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका ए अपॉन सी प्लस बी सी माइनस ए डी। और इससे हम लोग सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सी स्क्वायर ब्रैकेट में जेड प्लस डी अपॉन सी। तो अगर आपकी बुक में ये वाली थ्योरम होगी तो वहाँ पे आपको इस स्टेप के बाद सीधे यहाँ पे ये स्टेप दे दिया जाता है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करूँगा, ये क्या है आपका, यहाँ पे ये इस चीज़ को हम लोग तभी लिख सकते हैं ऐसा जब आपका c डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो कंडीशन क्या ली हम लोगों ने, इफ़ c डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपका जो c है वो 0 के इक्वल हो गया तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका z प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और 0 इंटू इन्फिनिटी का अनडिफाइंड केस बन जाएगा। पहले तो z ही चला जाएगा आपका, और दूसरा आपका 0 यहाँ से 0 इंटू इनफाइनाइट का एक अनडिफाइंड केस बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग c डज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो हम लोग का जो w है वो कुछ इस तरीके से हम लोग का ट्रांसफॉर्म हो गया, w इज इक्वल टू a अपॉन सी प्लस बी सी माइनस ए डी होल अपॉन सी स्क्वायर जेड प्लस डी अपॉन सी। तो अब हम लोग इसको बारी बारी से अलग अलग करके देखेंगे ताकि ये ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, रोटेशन कैसे है, स्ट्रेचिंग, ये सब हम लोग को पता चले। तो अब हम यहाँ पे जेड प्राइम ले ले रहे हैं, एक नया फंक्शन, इसको क्या कर लेंगे, जेड प्लस डी अपॉन सी के इक्वल कर लेंगे। तो ये क्या दिख रहा है आपको, जेड प्लस बीटा, मतलब ये ट्रांसलेशन हो रहा है ना, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन की मतलब जो मैपिंग हो रही थी उसकी शिफ्टिंग हो गई है। ये ट्रांसलेशन का फॉर्म है। ट्रांसलेशन फॉर्म क्या होता था, W इज इक्वल टू जेड प्लस बीटा होता था ना। तो यहाँ पे वही एक जो इक्वेशन बन के आई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लिया। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में
ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहीं पे एक नया फंक्शन लेट करें जेड डबल डैश, तो ये क्या है आपका 1/z डैश, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसकी बात करें 1/z प्लस डी अपॉन सी, इतने की बात करें तो इसको हम लोग 1/z डैश की तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका क्या इन्वर्जन दिखा रहा है। अगर हम लोग यहीं पे कोई नया फंक्शन ले टाउ ले लेते हैं, टाउ ले लें तो आपका क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर। पहली चीज़ तो बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर जेड डबल डैश, ठीक है। आप इसको एक एक करके चलेंगे तो वापस वहीं पहुँचते जाएंगे, पर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे समझ में आएगा। टाउ इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर जेड डबल डैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ए जेड टाइप का जो फंक्शन होता है वो आपको क्या दिखाता है, मैग्नीफिकेशन दिखाता है और रोटेशन भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को या कांस्टेंट को हम लोग पोलर फॉर्म पे लिख सकते हैं, मतलब ई टू दी पावर आई थीटा के फॉर्म पे लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक मान लीजिए हम लोगों ने डब्ल्यू डैश ले लिया, टाउ डैश ले लेते हैं आपकी बार, है ना। तो टाउ डैश क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन सी प्लस टाउ। तो फिर से यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया, तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन 2 बार है, इन्वर्जन 1 बार है, और मैग्नीफिकेशन रोटेशन एक साथ हैं, वो भी एक बार है मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्नीफिकेशन एंड इन्वर्जन। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ अपना रुख करेंगे। गाइस हम लोग की थ्योरम नंबर 2 है, द रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इज ऑल्सो अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि हम लोग 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के एक नया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाए, मतलब जो नया ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का बनेगा वो भी आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लिया जो हमारा T1Z था वो क्या आपका A1Z प्लस B1 होल अपॉन C1Z प्लस D1। तो और इसको हम लोग Z का फंक्शन माना है T1 को, तो हम लोग T2 को मान ले रहे हैं Z प्राइम का। तो ये क्या बन जाएगा आपका A2Z प्राइम प्लस B2 होल अपॉन C2Z प्राइम, ये 2 है और ये Z है, आप ध्यान रखेंगे, प्लस का D2। तो ये 2 फंक्शन हम लोगों ने लेट कर लिए हैं, ये दोनों आपके बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट हम लोग को बनाना है। रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि T1 T2Z निकाल ले हम लोग, या फिर T2 T1Z निकाल ले, मतलब ये कहने का मतलब एक नया फंक्शन बनाना है W इज इक्वल टू, वो हम लोगों ने लेट कर T2 ऑफ T1Z, है ना। ये हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये फंक्शन है, और जो ये नया जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा ये भी आपका बाइलिनियर है, ये आपको दिखाना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो T2 T1Z का मतलब है कि T2Z है ना, T2Z प्राइम ये फंक्शन था, मतलब Z प्राइम की जगह पे हम लोग को T1Z रखना है। तो हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा A2 और T1Z रखेंगे A2Z प्राइम की जगह पे, तो A2 इंटू A1Z प्लस B1 होल अपॉन C1Z प्लस D1 प्लस B2 होल अपॉन C2 A1Z प्लस B1 होल अपॉन C1Z प्लस D1 प्लस D2। तो ये हमारा बन के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले करके इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये आपका बनेगा A1 A2Z प्लस A2 B1 प्लस का C1 B2Z प्लस D1 B2, और जो C1Z प्लस D1 आपका जो एलसीएम आएगा वो नीचे वाले एलसीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। होल अपॉन A1 C2Z प्लस B1 C2 प्लस C1 D2Z प्लस का D1 D2। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जैसे यहाँ Z है, यहाँ पे Z है, तो हम लोग Z को कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा A1 A2 प्लस C1 B2
जेड प्लस का A2B1 प्लस D1B2, और नीचे भी इसी तरीके से हम लोग को जेड कॉमन आएगा, A1C2 प्लस C1D2 जेड प्लस B1C2 प्लस D1D2। सॉरी, तो ये तो सही था वैसे, B1C2 है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग अल्फ़ा जेड प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्राइम जेड प्लस बीटा प्राइम, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए आपका ये वही उसी तरीके का फंक्शन बन गया है या ट्रांसफॉर्मेशन बन गया है। तो अब हम लोग को एक शर्त और है कि ये क्या है, आपका बाइलिनियर होना चाहिए, है ना। तो बाइलिनियर दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ जानी चाहिए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक गलती मैंने कर गया था, मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्मेशन लेट किया था, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट आपको डज नॉट इक्वल 0 दिखाना है। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब A1 D1 माइनस B1 C1 ये डज नॉट इक्वल टू 0, पहली इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन है। इसकी क्या कंडीशन है, A2 D2 माइनस B2 C2 डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से अल्फ़ा जेड और बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, इसको हम लोग थोड़ा अलग सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा क्या था आपका, A1 A2 प्लस C1 B2, और उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा प्राइम बीटा प्राइम थे। अब हम लोग क्या करना है कि इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा प्राइम, है ना, माइनस बीटा अल्फ़ा प्राइम। तो अल्फ़ा बीटा प्राइम हम लोग निकाल लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्राइम, है ना। तो अल्फ़ा बीटा प्राइम, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्राइम मतलब कि इसका और इसका मल्टीप्लाई हम लोग कराना है। तो वो क्या रहेगा आपका, जब हम लोग A1 A2 का पूरे हम कराएंगे तो A1 A2 B1 C2 प्लस A1 A2 D1 D2 प्लस C1 B2 सॉरी B1 C2 प्लस C1 B2 D1 D2, और अल्फ़ा बीटा प्राइम हम लोग का गया। अब हम लोग बीटा अल्फ़ा प्राइम निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा आप लोग, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। A1 C2 को मैं पहले पूरे में करवा रहा हूँ, तो A1 A2 B1 C2 प्लस A1 B2 C2 D1, और C1 D2 को आपकी बार, तो A2 B1 C1 D2 प्लस B2 C1 D1 D2। तो ये आपके बीटा अल्फ़ा प्राइम और ये आपके आ गए हैं। अब हम लोग को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके जो सेम टर्म्स हैं वो कुछ कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि A1 A2 B1 C2, है ना। तो A1 A2 B1 C2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसा ही कैंसिल कर ले रहा हूँ, और क्योंकि सेम साइन के हैं। और क्या आपका कैंसिल होगा, C1 B2 D1 D2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये आपका बचेगा क्या, अल्फ़ा बीटा प्राइम माइनस बीटा अल्फ़ा प्राइम, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, A1 A2 D1 D2 प्लस C1 B2 B1 C2 प्लस A1 B2 C2 D1 प्लस का A2 B1 C1 D2। तो एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ पे माइनस करना था, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का A1 B2 C2 D1, और यहाँ पे माइनस आएगा माइनस का A2 B1 C1 D2। तो अब यहाँ से A1 A2 है ना, और यहाँ से A1 B2 C2 है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A2 A1 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। A1 A2 आपका यहाँ से आ जाएगा, और जैसे A1 A2 सिर्फ यहाँ पे ही है, तो इसको कॉमन ना करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन दो टर्म्स में हम लोग लेंगे तो A1 D1 कॉमन आएगा, और A1 D1 यहाँ से भी आ जाएगा। तो मान लिया हमने यहाँ पे A1 D1 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ से आ गया आपका A2 D2
माइनस बी टू सी टू। अब ये दो टर्म्स बचे हम लोग के। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B1 C1 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि B1 C1 यहाँ पे भी है और माइनस का B1 C1 करना पड़ेगा ताकि आपका ये टर्म बन जाए। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, B1 C1 हम लोग करा है तो B2 C2 है ना, वो भी माइनस का, तो माइनस का B2 C2 बना आपका। और यहाँ से क्या बना, B1 C1 करा है तो यहाँ से बना आपका प्लस का A2 D2। अब गाइज हम लोग को पता है कि A1 D1 माइनस B1 C1 जो यहाँ से बनेगा आपका A1 D1 माइनस B1 C1 इंटू A2 D2 माइनस B2 C2। तो A1 D1 माइनस B1 C1 ये डज नॉट इक्वल 0 है। उसी तरीके से यहाँ पे A2 D2 माइनस B2 C2 ये भी आपका डज नॉट इक्वल 0 है। यानी कि ये जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अल्फ़ा प्राइम बीटा अल्फ़ा प्राइम, यानी कि जो हमारा जो नया ट्रांसफॉर्मेशन बना है W इज इक्वल टू T2 T1 Z, ये भी आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो गाइज एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा हौच-पौच होगी। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने दो ट्रांसफॉर्मेशन लेट करे T1 और T1 Z T2 Z प्राइम, और फिर उसके बाद एक नया ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जो कि इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्टेंट था T2 T1 Z। अब क्या करा, T2 Z प्राइम की जगह पे T1 Z हम लोगों ने रखा और फिर उसको सॉल्व करा। उसके बाद इस फॉर्म पे हम लोग लेके आए अल्फ़ा जेड प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्राइम जेड प्लस बीटा प्राइम, इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया इसको। अब क्या हुआ इसमें कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बन गया था, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर तभी होगा जब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा अल्फ़ा बीटा प्राइम माइनस का बीटा अल्फ़ा प्राइम, ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। तो ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तब आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका बाइलिनियर होगा। तो हम लोगों ने बारी बारी से अल्फ़ा बीटा प्राइम और बीटा अल्फ़ा प्राइम की वैल्यू निकाली, दोनों का सब्ट्रैक्शन करा और देखा कि ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब दिखाई दिया हम लोगों ने, है ना। तो ये थ्योरम नंबर 2 आपकी यहाँ से प्रूफ हो गई है। तो गाइस अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इफ़ T1Z इज इक्वल टू Z+2 अपॉन Z+3 एंड T2Z इज इक्वल टू Z अपॉन Z+1 देन फाइंड T इनवर्स T2Z। मतलब हमको दो ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है T इनवर्स T2Z को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। जैसे यहाँ से T इनवर्स Z है तो हम लोग को इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे T इनवर्स T1 इनवर्स था आपका, तो इसको अगर हम लोग इसको हम लोग W के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका Z+2 अपॉन Z+3 और WZ प्लस 3W इज इक्वल टू Z+2 WZ प्लस 3W माइनस Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से और यहाँ से हम लोग Z को कॉमन कर लेंगे, तो W माइनस 1 प्लस 3W माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो Z की वैल्यू आ जाएगी हम लोग यहाँ से 2 माइनस 3W अपॉन W माइनस 1। तो ये क्या किया हम लोगों को Z के टर्म्स में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था, हम लोगों ने उसको W के टर्म्स में निकाल लिया है और इसी को हम लोग इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसी को हम लोग लिख लेंगे T इनवर्स W इज इक्वल टू 2 माइनस 3W अपॉन W माइनस 1। तो अब हमें क्या करना है, T इनवर्स T2Z निकालना है। मतलब कि हमें T इनवर्स T2Z निकालना है। मतलब जहाँ जहाँ पे W है इस वाले फंक्शन में, वहाँ पे हम लोग T2Z को पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 माइनस 3 W है, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको पुट करेंगे Z अपॉन Z प्लस 1 Z अपॉन Z प्लस 1 माइनस 1। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2Z प्लस 2 माइनस 3Z Z माइनस Z माइनस 1
कुछ नहीं, मैंने एलसीएम लिया है और एलसीएम से जो z+1 आया है वो कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ से 2 माइनस जेड और जेड से जेड कैंसिल हुआ, अपॉन में -1 आ गया, तो ये -1 को हम लोगों ने ऐसे कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका z-2 बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। T1 का इन्वर्स हमें निकालना था, तो हमने T1z जो हमें फंक्शन दिया होता हम लोगों ने उसको इन्वर्स फंक्शन में चेंज करा। कैसे? z के टर्म्स में दिया हुआ था, हम लोगों ने उसको w के टर्म्स में निकाल लिया यहाँ पे। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन हो गया है। और जब T2z हम लोगों को दिया हुआ था, अब हम लोगों को निकालना था T1 इन्वर्स T2z, मतलब T2z जहाँ जहाँ पे w है वहाँ पे T2z हम लोग को पुट करना था। हम लोगों ने पुट करा और एक वैल्यू हम लोग की आखिरी में निकल के आ गई, और ये क्या है आपका T1 इनवर्स T2z, इसकी वैल्यू है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल z mod z-2 इज इक्वल्स टू 2 अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल्स टू z/z+1। तो गाइज कह रहा है कि इस सर्कल की हम लोग को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इमेज फाइंड करनी है, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को ये दिया हुआ है, ये BT बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये आपका W इज इक्वल टू z/z+1 ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ये स्ट्रेटजी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है, W इज इक्वल टू z/z+1 ये हम लोग को दिया हुआ है, और यहाँ पे z-2 है। तो हम लोग यहाँ से इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके z की टर्म्स में इसको निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे w के टर्म्स में, और जाके यहाँ पे जाके पुट करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे इसकी इमेज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है w इज इक्वल टू z/z+1, wz प्लस w माइनस z इज इक्वल टू 0। यहाँ और यहाँ से z कॉमन आएगा आपका, और w-1 इज इक्वल्स टू -w एंड z इज इक्वल्स टू w/1 - w। तो ये आपके z के टर्म्स में आ गया है। अब क्या करना है, हम लोग को इस z की वैल्यू इसमें रखनी है जा करके, लेकिन मॉड के अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये हमारा mod z-2 इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, हम लोग इसको z-2 इंटू z-2 का बार, मतलब z-2 बार इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप बेसिक लेक्चर पे आप इसको जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग z की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो z की जगह क्या रखेंगे हम लोग, w/1 - w -2, और z बार है ना, z बार की जगह क्या रहेगा वो ओमेगा बार अपॉन 1 - ओमेगा पे बार -2 इज इक्वल्स टू 4। तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये हम लोग क्या बन जाएगा, ओमेगा -2 प्लस का 2 ओमेगा अपॉन 1 - ओमेगा। अब यहाँ से ओमेगा बार -2 प्लस का 2 ओमेगा बार अपॉन 1 - ओमेगा बार। तो गाइज यहाँ से ये क्या 3 ओमेगा हो गया आपका, -2 अपॉन 1 - ओमेगा, और यहाँ पे आपका हो गया 3 ओमेगा बार -2 अपॉन 1 - ओमेगा बार इज इक्वल टू 4। तो अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं सीधे, और कुछ रास्ता हमारे पास बचा नहीं है। तो 3 ओमेगा जब हम लोग कराएंगे तो 9 ओमेगा बार -6 ओमेगा -6 ओमेगा बार प्लस का 4, और अपॉन में जब हम लोग 1 - ओमेगा कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 का 1 तो 1 माइनस ओमेगा बार ओमेगा प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे अलग अलग से इन लोगों की वैल्यू लिख लेंगे। जैसे ओमेगा बार की है तो इसको हम लोग जैसे यहाँ से लिखा था तो वैसे इसको हम लोग फिर से वापस से लिख ले रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा 9 मॉड ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि जैसे हम लोगों ने
मॉड जेड को हम लोगों ने लिख लिया था जेड जेड बार, वैसे ही क्या करेंगे हम लोग मॉड ओमेगा का स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर ये आपका यहाँ से -6 कॉमन आ जाएगा और ओमेगा प्लस ओमेगा बार आ जाएगा 4/1 माइनस अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा बार, या आप इसको जनरली डब्ल्यू से डिनोट करें, डब्ल्यू ही बोलते हैं पर आज मैं पता नहीं क्यों बोलने लगा, तो प्लस मॉड ओमेगा का मॉड डब्ल्यू स्क्वायर। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है हम लोग जानते हैं, डब्ल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू प्लस आई वी से। तो अगर हम लोग इसका मॉड लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 9u² प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में आएगा और अंडर रूट का स्क्वायर जब हम लोग हटाएंगे तो ये u² प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही अगर जैसे डब्ल्यू बार को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यू माइनस आई वी से, अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो हमारे ये आई वी वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और 2u मिलेगा हम लोग को। तो इसी तरीके से यहाँ से मिलेगा 6 × 2u प्लस 4 होल अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार, यहाँ पे भी आपको 2u मिलेगा -2u प्लस u² प्लस v² इसकी जगह पे, और इज इक्वल टू 4 चल रहा था हम लोग का। हम लोग क्या करेंगे इस 4 को भी इस साइड लेके आ जाएंगे, इसको थोड़ा हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। या इसको पहले ऊपर लेते जाते हैं, तो 9u² प्लस v² -6, तो 6 × 2 को 12u कर ले रहे हैं, 12u प्लस 4 इज इक्वल टू 4 -8u प्लस 4u² प्लस 4v², 9u² प्लस 9v² -12u प्लस 4, तो प्लस 4 से ये आपका प्लस 4 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 8u इस साइड आएगा तो प्लस का 8u हो जाएगा, -4u² -4v²। अब आप थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5u² प्लस 5v² -4u। हम लोग पूरे को इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका बनेगा u² प्लस v² -4/5u और आगे जाके 0। तो अब हम लोग इसको देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको। जैसे इधर आपका u² है तो होल स्क्वायर अगर हम लोग बनाना चाहें तो जैसे u² -4/5 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5u का होल स्क्वायर प्लस v²। ये u² नहीं है, ये आपका u है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ये वाली लाइन को उठाते हैं। यहाँ से u² -4/5u, तो 4/5 मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए अगली लाइन पे कर देते हैं, प्लस का v² इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे u² -2 × 2/5u और ऐड करते हैं हम लोग 2/5 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करेंगे यही 2/5 का होल स्क्वायर, प्लस का v² चल रहा था हम लोग का और इज इक्वल 0। तो हम इतने हिस्से को हम लोग लिख सकते हैं u -2/5 का होल स्क्वायर प्लस v -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 का होल स्क्वायर। अब ये जो 2/5 है हम लोग इधर ले आए हैं, तो अब आप ये देख सकते हैं ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है आपका 2/5, 0 पर है और रेडियस क्या है 2/5 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि हम लोगों ने पता चल गया कि इस सर्कल की इमेज हम लोगों को डब्ल्यू प्लेन पर क्या मिलेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2z + 3/z - 4 ट्रांसफॉर्म सर्कल x² + y² - 4x इज इक्वल टू 0 इनटू द स्ट्रेट लाइन 4u + 3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कि मतलब दिखाना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है, ये एक सर्कल को जो कि इस फॉर्म पे है, इस सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम है,
कि आपका जो एक्स स्क्वायर, ये जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है ये आपकी जेड के टर्म्स में ना दे करके एक्स और वाई के टर्म्स में दी हुई है। तो हम लोग यहाँ से जब जेड और मतलब ट्रांसफॉर्म करके निकालेंगे तो वो यहाँ पे पुट करने में मुश्किल होगी। तो हम लोग थोड़ा सर्कल की इक्वेशन को पहले ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो हम लोग की सर्कल की इक्वेशन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो आप ये देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये आपका जेड क्या होता है, आपका एक्स प्लस आई वाई होता है, और मॉड ऑफ जेड क्या होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर, है ना। और मॉड जेड का स्क्वायर है तो मॉड जेड के स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं जेड जेड बार, ठीक है। और 4x है, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे आपका जेड बार क्या होता है एक्स प्लस आई वाई होता है, तो उसी तरीके से हम लोग अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो जेड प्लस जेड बार क्या आ जाएगा आपका आई वाई और आई वाई, सॉरी ये माइनस आई वाई आपका कैंसिल हो जाएगा और 2x मिलेगा हमको, और हमें लिखना है 4x, यानी कि पूरे में 2 का मल्टीप्लाई हम लोग करा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को जो ये इक्वेशन थी जो x और y के टर्म्स में थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई z के टर्म्स में। तो हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, जेड जेड बार माइनस 2z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। आई होप आपको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, इस सर्कल की ट्रांसफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देख लेते हैं जो हम लोग को W दिया हुआ था, W इज इक्वल टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको z के z के टर्म्स में निकालेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा WZ माइनस 4 WZ माइनस 4W इज इक्वल टू माइनस 2Z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से Z कॉमन आएगा, तो W माइनस 2 इज इक्वल टू 4W प्लस 3 एंड Z इज इक्वल टू 4W प्लस 3 अपॉन W माइनस 2। तो ये आपके Z के टर्म्स में ये निकल के आ गई। अब हम लोग इस वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखा करेंगे, मतलब रखेंगे। तो Z बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 4W प्लस 3 अपॉन W माइनस 2 इंटू 4W बार प्लस 3 अपॉन W माइनस 2 माइनस 2 4W प्लस 3 अपॉन W माइनस 2 प्लस 4W बार प्लस 3 अपॉन W बार माइनस 2, और यहाँ पे W बार, ठीक है। तो ये इसको 0 है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा आपस में कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो 16 यहाँ पे 16W बार प्लस का 12W प्लस का 12W बार प्लस 9 होल बाय में W बार माइनस 2W माइनस का 2W बार प्लस 4 माइनस बीच में लगेगा, और 2 का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सेम ही चीज़ है। नहीं, यहाँ पे क्या है a प्लस बी है, तो हम लोग को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये आपका आ जाएगा 4W बार माइनस 8W प्लस 3W बार माइनस 6 प्लस 4W बार प्लस 3W माइनस 8W बार माइनस 6 और होल अपॉन में W माइनस 2 और W बार माइनस 2। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे कि 8W, नहीं ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ऐसे। तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे अभी सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ से आपका माइनस का 2 और 4, तो इसको ये क्या हो गया आपका 8W बार हो गया, माइनस 8 तो माइनस का 16W हो गया, प्लस का 6W बार हो गया। यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई है, जैसे यहाँ पे 8W था और मैंने उसको 8W बार के साथ ऐड कर दिया, तो यहाँ ये थोड़ी गलती हुई है। माइनस का 8W प्लस 3W ये मिलके बनेगा आपका माइनस का 5W,
तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहे हैं, माइनस का 5W और जो W बार है वो 3W बार और 8W बार, तो ये भी आपका माइनस का 5W बार आ जाएगा यहाँ से, और -6 और -6 ये आपका माइनस का 12 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा आपका W-2, इसका एलसीएम में तो हम लोग लिख लेते हैं, ये यही चीज़ है। तो W बार -2W -2W बार प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या चल रहा है 16W बार प्लस का 12W प्लस 12W बार प्लस 9 होल अपॉन W बार -2W बार प्लस 4। तो अब आप देख सकते हैं अगर हम लोगों ने यहाँ से नीचे से इसका जो डिनोमिनेटर है तो उसको कॉमन कर लिया तो वो आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये केवल क्या बचेगी आपकी 16W बार प्लस 12W बार प्लस 9 माइनस 16W बार प्लस का 10W माइनस का 10W बार और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। 16W बार से ये आपका -16W बार कैंसिल हो जाएगा और गाइज यहाँ पे ये प्लस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 10W बार और ये 10W ये 22W हो जाएगा, प्लस का 22W बार हो जाएगा और ये प्लस का 33 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 22, या फिर हम लोगों ने एक काम करा यहाँ से 11 को कॉमन कर लिया, पूरे में से 11 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा आपका 2W प्लस 2W बार प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इस W प्लस W बार इसमें से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया तो ये हमारा आ गया W प्लस W बार प्लस 3 इज इक्वल 0। और अब अभी पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने क्या किया था, W प्लस W बार की जगह पे 2U लिखा हुआ था, तो 2U और ये 2 मिल करके हम लोग को क्या दे देगा 4U प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो गाइज मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। तो गाइज अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं यहाँ से, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कुछ थ्योरम्स पे बात करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने देखा कि सर्कल का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सर्कल से ही हो रहा था, जैसे ये सर्कल था एक स्ट्रेट लाइन में हुई। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सर्कल का ट्रांसफॉर्मेशन एक सर्कल पे ही हुआ था, और यहाँ पे सर्कल का ट्रांसफॉर्मेशन एक स्ट्रेट लाइन पे हुआ। तो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर पे कि फ्रॉम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एवरी सर्कल ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्ट्रेट लाइन और सर्कल। तो ये भी एक थ्योरम की तरह इसको ट्रीट करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग देखेंगे और कुछ और थ्योरम्स भी देखेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स भी। तो तब तक के लिए थैंक यू।